घायल अभिनव के सिर पर अनन्या ने बैंडेज लगाकर उसे चौंका दिया था, लेकिन अभिनव को उससे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी सेक्रेटरी रानी ने उसकी बात नहीं मानी। डाइनिंग टेबल पर बैठा अभिनव ये देख पा रहा था कि अनन्या का मन कितना खट्टा हो गया था। उसे इतना बुरा लग रहा था कि वो किसी से नजरें भी मिला नहीं पा रही थी। अनन्या जानती थी कि उसे हरदेव सिंह की कुर्सी पर बैठने की अपनी दावेदारी पेश करने का दूसरा मौका इस जिंदगी में तो नहीं मिलने वाला था। ठीक इसी वक्त हरदेव पाल सिंह का फोन बजा और उसने टेबल पर पसरे सन्नाटे को चीर कर रख दिया। हाँ हाँ सनी बोलो। हरदेव ने फोन उठाकर खुशी खुशी कहा, लेकिन उधर से सनी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हरदेव की आंखों की पुतलियां छोटी हो गई। उनके चेहरे से खुशी मानो गायब ही हो गई। उन्होंने कहा, क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कल ही तो डील साइन की थी, फिर आज वो कैंसिल कैसे हो सकती है? जैसे ही टेबल पर बैठे बाकी लोगों ने ये बात सुनी तो सभी की हैरान नजरें हरदेव की तरफ घूम गई। हरदेव ने सनी से आगे कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और तुम ऐसा होने कैसे दे सकते हो? मुझे तो लगा था कि तुम सब संभाल लोगे। तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें दोबारा विचार करना पड़ रहा है? हरदेव की आवाज गुस्से में तेज हो गई थी। उनका चेहरा लाल हो गया था। जब उधर से सनी कोई सही जवाब नहीं दे पाया तो हरदेव ने गुस्से में फोन काटकर टेबल पर पटक दिया। राजीव ने हरदेव से पूछा, पापा क्या हुआ? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। यह सुनते ही सब लोगों के होश उड़ गए सिवाय अभिनव के। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि कोई आगे कुछ कहता, हरदेव ने कहा, टाइगर ने हमारी डील कैंसिल कर दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जो मांगा था हमने वो सब दिया था। हमें इस डील की कितनी जरूरत थी। और हरदेव इससे आगे कुछ नहीं कह पाए। ये खबर सुनकर उन्हें सबसे ज्यादा धक्का लगा था। राजीव ने हरदेव से कहा, ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात टाइगर को पसंद ना आई हो? तभी अभिनव अनन्या की तरफ झुका और उससे धीरे से बोला, यही मौका है, मार दो चौका। अनन्या ने अभिनव को देखा और बोली, पागलों जैसी बात मत करो। अगर टाइगर ही एलेक्स के साथ डील नहीं करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अनन्या की बात पर अभिनव ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसे बता कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस बीच हरदेव बोले, मैं कंपनी के ऑफिस जा रहा हूं। अभिनव ने यह सुनकर फिर से अनन्या को देखा। वो चाहता था कि अनन्या इस मामले में कुछ कहे। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, हमें देर हो रही है। हरदेव के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वो मजे से नाश्ता किए जा रहा था। उसे सनी पर दया आ रही थी। सनी के गाल पर जोरदार तमाचा तो पड़ा था, लेकिन मलाल ये था कि सनी को ये पता भी नहीं था कि वो तमाचा मारा किसने है। नाश्ता हो जाने के बाद अनन्या और हरदेव एलेक्स के ऑफिस चले गए। राजीव और शर्मिला भी अपने काम से निकल गए थे। शर्मिला ने जाते जाते अभिनव से कहा, ये सारे बर्तन साफ कर देना। यह सुनते ही अभिनव का मन किया कि वो शर्मिला का मुंह तोड़ दे। अगर वो अनन्या की मां नहीं होती तो अभिनव उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो जिंदगी भर याद रखती। घर में काम करने वाली नौकरानियों का अंबार लगा हुआ था, फिर भी वो बर्तन अभिनव से धुलवाती थी। अभिनव ने अपने आप को शांत किया और सारे बर्तन धो दिए। जैसे ही वो रसोई से बाहर आया तो इतने में उसका फोन बज उठा। ये अकरम का फोन था। हेलो अकरम, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग टाइगर, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैंने कहा ही था तुम्हें कि मैं रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, अभिनव ने हंसते हुए कहा। इससे पहले कि अभिनव कमरे के अंदर जा पाता, इतने में दरवाजे की घंटी बज उठी। वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। चलो, ये बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी तुम केयरलेस मत हो जाना और रेस्ट करना, बिकॉज यू नो वी ऑल रेस्ट अपॉन यू, अकरम ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। अभिनव ने यह कहकर उसकी बात पर सहमति जताई। फिर अकरम ने आगे कहा, ठीक है, तुम भी चिंता मत करना, हम भी इस पर एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि इस हमले में दिक्पाल का हाथ हो। जिस दिन तुम अपने पिता की प्रॉपर्टी देखने गए थे, उसी दिन तुम्हारे ऊपर यह हमला हुआ है।
मुझे तो लगता है कि दिक्पाल अलायना के ऊपर किसी से नजर रखवा रहा है। मैं उस साले को छोड़ूंगा नहीं। अकरम शांत हो जाओ। तुम्हें इस हमले के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हमले का दिक्पाल से कोई लेना देना ही नहीं है, अभिनव ने समझाया। तो फिर किसका हाथ इस हमले के पीछे? गुड़गांव में किसकी इतनी औकात हो गई कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सके? अकरम ने ऊंची आवाज में कहा। अकरम, मैं कह रहा हूं ना, शांत हो जाओ। ये जिसका भी काम है मैं खुद ही उससे निपट लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभिनव ने अकरम को शांत करवाया और दरवाजा खोल दिया। फोन पर अकरम ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो, अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। दरवाजे पर चाहत खड़ी थी। अभिनव की नजर उसके चेहरे से होते हुए उसकी शॉर्ट स्कर्ट तक चली गई थी। चाहत काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव ने चाहत की आंखों में देखा और बोला, हाय। हेलो, चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहत के गाल पर डिंपल पड़ रहा था, जिसे अभिनव ने आज पहली बार नोटिस किया था। चाहत आगे बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सो सॉरी, प्लीज कम। अभिनव ये कहकर होश में आया और अपनी इस हरकत पर हंसने लगा। चाहत अंदर आई और अभिनव ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, लेकिन अनन्या अभी घर पर नहीं है। चाहत ने यह सुनकर अभिनव को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पता है, लेकिन शायद तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे तो पता है कि अनन्या घर पर नहीं है। वो नहीं, कुछ और। क्या? याद करो, चाहत ने कहा। अभिनव अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं आया जो उसे पता नहीं था। तभी चाहत ने उसे कहा, तुम मुझे आज बाहर लेकर जाने वाले थे, याद आया? यह सुनते ही अभिनव तनी भौं से चाहत को देखने लगा और बोला, मैं? हाँ, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे आज बाहर लेकर जाने वाले हो, तभी तो मैं यहां आई हूं। चाहत ने जोर देते हुए कहा, मैंने ऐसा कहा था? अभिनव ने दोबारा पूछा। चाहत ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और जोर से हंसने लगी। फिर उसने आगे कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा है। सच बताओ तो मुझे अभी भी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। अभिनव फट से बोल पड़ा, ओहो, हम दोनों आज साथ में जिम जाने वाले थे, अब कुछ याद आया? चाहत के ये कहते ही अभिनव को सब याद आ गया, लेकिन अभिनव को लगा नहीं था कि चाहत सच में उसके साथ जिम जाना चाहती थी। पर चूंकि अब वो यहाँ आ चुकी थी, इसलिए अभिनव ने कहा, अरे हाँ, मैं अभी 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, तुम प्लीज बैठो। तभी चाहत ने कहा, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लेंगे और तुम उन्हें वही जिम में चेंज कर लेना, क्या कहते हो? नए कपड़े? अभिनव ने शॉक्ड होते हुए कहा, अरे नई शुरुआत है तो नए कपड़े तो बनते हैं ना। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ना जाने क्यों उसे ना नहीं कह पाया और उसके साथ जाने को राजी हो गया। जैसे ही वो बाहर निकले तो अभिनव की नजर फिर से चाहत के कपड़ों पर पड़ी। उसने देखा कि उसने डेनिम जैकेट और स्कर्ट पहनी हुई थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चाहत चाह क्या रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, हम लोग सच में जिम ही जा रहे हैं ना? और कहाँ जाएंगे? चाहत ने कहा, नहीं, तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हम जिम जा रहे हैं। अभिनव की बात सुनकर चाहत हंसने लगी और बोली, अरे हाँ, सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली आज यहाँ एक नया जिम खुलने वाला है, मुझे उसके इनॉग्रेशन का इनवाइट आया था। छोटा सा फंक्शन है, पर शाम भी वहां आने वाला है। यह सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, शाम? फिर से? अरे नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। इस बार वहां कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें बस इसलिए ले जा रही हूँ ताकि उस दिन जो हमने शाम के सामने झूठ बोला था ना, वह आज भी शाम को सच ही लगे। और वैसे भी तुम्हारा या अनन्या का कोई दोस्त वहां नहीं आने वाला है, सो रिलैक्स। अभिनव को घबराहट तो हो रही थी, फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, तब तो मैं इन्हीं कपड़ों में भी चल सकता हूं ना? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, चाहत ने कहा। उसके लिए तो अभिनव का चलना ही सबसे जरूरी था, फिर चाहे वो बिना कपड़ों के क्यों ना चले। जैसे ही दोनों बाहर निकले तो चाहत अभिनव के आगे दौड़ने लगी। अभिनव को उसे करते देख हंसी आ गई। चाहत आज से, बल्कि अभी से 6 पैक एब्स बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर चुकी थी।
अभिनव भी उसके पीछे आया और बोला, गाड़ी तुम्हारी ले या मेरी? मैं तो गाड़ी लाई ही नहीं हूं। चाहत ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। उसका बचपना देख अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, तो आज मैं तुम्हारा गाड़ी समेत ड्राइवर बन जाता हूं। और अभिनव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था कि इतने में उसने चाहत से पूछा, पर तुमने अपने दोस्त को बताया कि तुम उसका पति आज उधार ले जा रही हो? जी बिल्कुल। उसने कहा कि खुशी खुशी ले जाओ, और मैं तो चाहती हूँ कि उसे बेच दूं। अगर तुम खरीदना चाहो तो बताना। यह सुनते ही अभिनव और चाहत दोनों हंसने लगे। हालांकि अभिनव को यह बात बुरी लगी, पर वो हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दोनों गाड़ी में बैठे तो चाहत ने फिर से कहा, तुम्हें तो पता ही है कि अनन्या तुमसे प्यार नहीं करती है। तुम उससे जितना दूर रहते हो वो उतना खुश रहती है। अभिनव ने इस बात के जवाब में सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। वैसे तुम्हारी गाड़ी है काफी कंफर्टेबल। तुम किसी दिन मुझे पिकनिक पर लेके जा सकते हो इस गाड़ी में? चाहत ने अचानक से पूछा। अभिनव इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, क्यों नहीं। बस अनन्या को इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। उसको मैं संभाल लूंगी। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा और आराम से बैठ गई। कुछ देर के बाद वो दोनों एक नए जिम के बाहर पहुंच चुके थे। अभिनव ने गाड़ी पार्क की, पर इससे पहले कि चाहत नीचे उतर पाती, अभिनव ने जोर से कहा, चुपचाप वहीं बैठे रहो। अभिनव की ऐसी रौबदार आवाज सुनकर चाहत घबरा गई और अभिनव को देखने लगी। अभिनव गाड़ी से नीचे उतरा, चाहत के दरवाजे के पास आया और उसे खोलते हुए बोला, तुम शायद भूल रही हो, आज मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। चाहत ने जब देखा कि अभिनव उसके लिए दरवाजा पकड़कर खड़ा था तो वो जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या बात है, तुम तो पूरे ही कैरेक्टर में उतर गए हो। टॉप नॉच एक्टिंग। थैंक यू, अभिनव ने कहा और चाहत के उतरने पर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दोनों लिफ्ट की तरफ जाने के लिए पलटे, ठीक तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुक गई। अभिनव ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चाहत की नजर उस गाड़ी पर टिकी की टिकी रह गई। असल में वो गाड़ी बिल्कुल अभिनव की गाड़ी जैसी लग रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी महंगी गाड़ी है। जब अभिनव ने चाहत को उस गाड़ी को देखते हुए देखा तो उसकी सांस अटक गई। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जवाब देने वाला था अभिनव चाहत के सवालों का? क्या वो चाहत के सामने अपनी पहचान छुपाकर रख पाएगा? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।